100 तक ही यहाँ पर एक नॉर्मल वैल्यू है जो IQ की हमारी हो सकती है। नेक्स्ट वन इज, और यहाँ पे देखिए मैंने आपको पहले भी बताया, आप एक बार फिर से देख लीजिए कि जो नॉर्मल IQ रेंज है हमारी 90 से 110 है, जो हो सकती है, एक एवरेज हम बात करें। लेकिन यहाँ पर आपको मेंटल रिटार्डेशन के ऊपर पूछें तो होता है माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, प्रोफाउंड। ये क्या है, बिलो जा रही हैं। और यदि बिलो के अलावा हम बात करते हैं जैसे 50 से 70, 50 से 35 से 50, 20 से 35, 0 to 20, ये क्या है, हमारी घट रही हैं। यदि मतलब मेंटल रिटार्डेशन पढ़ रहे हैं। यदि बॉर्डर लाइन पर कहें मतलब 70 to 80, मतलब ना आप माइल्ड में हैं ना ही आपकी IQ लेवल बहुत कम है, यहाँ पे ट्रीटेबल है, ठीक है। अब यहाँ पे मंद बुद्धि भी नहीं, यहाँ पे इसको कह सकते हैं। यदि 90 से 100 है मतलब एवरेज है। कुछ कुछ जो लोग बहुत ज़्यादा होशियार होंगे, इंटेलिजेंट होंगे, तो उनकी 110 से 120 हो जाती है। अब कुछ कुछ की तो 120 से 130 हो जाती है, मतलब सुपीरियर है। इस तरीके से तो यहाँ पर एक एवरेज ह्यूमन बीइंग की हम बात करें तो वो हो सकती है 90 से 110। नेक्स्ट वन इज, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च द नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम इन। तो भारत सरकार ने नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम कब लॉन्च किया था? 1982, 1987, 1993, 1998 में। तो ये आया था 1982 में। भारत सरकार ने 1982 में नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम को लॉन्च किया था, अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए मेंटल हेल्थ को लेके, मानसिक स्वास्थ्य को लेके। क्योंकि फिजिकल हेल्थ आप डॉक्टर के पास जाके इजीली दिखवा लेते हैं, लेकिन जब आपको एंजाइटी हो रही हो या आप शराब वगैरह पीते हो या आपको कुछ ऐसे डिप्रेशन के लक्षण आ रहे हो तो डॉक्टर के यहाँ जाने में हिचकिचाते हैं। तो इन्हीं सब के प्रति अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए प्रोग्राम्स हैं जो लाए जाते हैं। नेक्स्ट वन, which is considered a non-therapeutic technique while establishing therapeutic communication with a psychiatric patient। तो देखिए मरीज क्या है, साइकेट्रिक मरीज है यहाँ पर आपका, तो आप उसके साथ कौन सी टेक्निक है जो नॉन थेरापेटिक टेक्निक कंसीडर होगी जबकि आपको थेरापेटिक कम्युनिकेशन बनाना है। थेरापीटिक टेक्निक का मतलब होगा कि आपको उसका ट्रस्ट गेन करना है, उसको अच्छी चीज़ें बोल के। लेकिन नॉन थेरापीटिक का मतलब होता है आप उसको उल्टा जज करने लगे, उस टाइप की। तो यहाँ पे वो कौन सी होंगी, एक्सेप्टेंस, साइलेंस, रीस्टेटिंग या फिर गिविंग फॉल्स रीअश्योरेंस। क्या होगी यहाँ पर जो नॉन थेरापीटिक टेक्निक में कंसीडर होगी आपको, लेकिन कम्युनिकेशन करना है थेरापीटिक, तो वो होगा आपका गिविंग फॉल्स रीअश्योरेंस। गलत जानकारी, उसको गलत तरीके का भ्रम पैदा करना। दो तरीके की टेक्निक होती है, एक होता है थेरापीटिक कम्युनिकेशन टेक्निक जो हीलिंग को प्रमोट करेंगी, मतलब आप उसको मरीज के सेंटर्ड रहेंगी, पेशेंट सेंटर्ड होंगी, आप उसको जज नहीं करेंगे, पेशेंट को उससे फ़ायदा ही होगा। लाइक आप उसकी बात प्रॉपरली सुनेंगे, आप उसको जो भी क्वेश्चंस हैं उसके डाउट क्लियर करेंगे, पैराफ्रेज करेंगे, क्लैरिफाई करेंगे। और यहाँ पर आप यदि मरीज कुछ बोल के नहीं आपको बता पा रहा है तो आप उसको नॉन वर्बल कम्युनिकेशन प्रोसेस के थ्रू भी समझा सकते हैं। अब दूसरी होती है नॉन थेरापीटिक, मतलब यहाँ पर नॉन थेरापीटिक का मतलब होगा कि आप एक तरीके से कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर सकते हैं, मरीज अनकम्फर्टेबल हो सकता है, आप उसको इस तरीके से कुछ पूछ सकते हैं जिसके वो रिस्पॉन्ड आपको ना कर पाए, या फिर आप उस पर अपना ओपिनियन थोप सकते हैं। तो यहाँ पर ये सब क्या होंगी आपकी नॉन थेरापीटिक कम्युनिकेशन। नेक्स्ट वन इज, विच अमंग द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एन, सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन सेम है बट ऑप्शन अलग है, तो यहाँ पे देख लीजिए। विच अमंग द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एन एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन फॉर एडमिनिस्ट्रिंग द ECT इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी। कौन सा है जो यहाँ पर इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी के लिए एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन है? ऑप्शन में है सेरिब्रल एन्यूरिज्म, रेटिनल डिटैचमेंट, इंक्रीज्ड इंट्राक्रैनियल प्रेशर या फिर ब्रेन ट्यूमर। मैंने आपको शुरुआत में ही कहा था कि जब भी आपके ऑप्शन में ICP बढ़ा हुआ है, कोई भी आपके ऑप्शन हो, आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी ICP इंक्रीज्ड है जो होना चाहिए। इंट्राक्रैनियल प्रेशर यदि बढ़ा हुआ है तब हम ECT नहीं दे सकते, प्रेशर और बढ़ेगा, आर्टरी रप्चर होंगी, ब्लड फ्लो होगा और साथ ही साथ यहाँ पे हेमरेज की, इंटरनल हेमरेज की कंडीशन भी डेवलप हो सकती है। नेक्स्ट वन,
विच इज़ अ टिपिकल फीचर यू विल फाइंड इन केस ऑफ एक्यूट ओपियोइड इंटॉक्सिकेशन। यदि मरीज ने ओपियोइड की टॉक्सिसिटी हो गई है, आपके मरीज को ओपियोइड ओवरडोज हो गया है, तो यहाँ पे क्या साइन सिम्टम देखने को मिलेंगे? डिहाइड्रेशन होगा, इंक्रीज इंट्राऑक्यूलर प्रेशर होगा, पिन पॉइंट प्यूपिल होगा, डिक्रीज्ड एचआर होगा, हार्ट रेट घटेगी। तो यहाँ पे देखिए टिपिकल फीचर की बात की जा रही है। होता तो ये सब कुछ है, लेकिन एक्यूट मतलब शॉर्ट टर्म में यदि बात कर रहे हैं, एक्यूट ओपियोइड इंटॉक्सिकेशन हुआ है, तो आपकी फर्स्ट जो आप चेक करके बता पाएंगे वो होंगी पिन पॉइंट प्यूपिल। क्या होंगी? पिन पॉइंट प्यूपिल। डिहाइड्रेशन टिपिकल फीचर में नहीं होगा, नोजिया वॉमिटिंग होगा, उसके कारण डिहाइड्रेशन हो सकता है। आईसीपी है जो इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर, आँखों का जो प्रेशर है वो बढ़ सकता है, लेकिन ये भी आपका डायरेक्टली नहीं होगा। आई फ्लूइड प्रेशर के कारण यहाँ पर एक कॉमन साइन नहीं होगा। हार्ट रेट है जो यहाँ पे क्या होगी आपकी? कम होगी। ब्लड प्रेशर भी कम होगा, लेकिन सीवियर ओपियोइड और जो क्रोनिक टाइम से, लेकिन एक्यूट में आपका क्या होगा? पिन पॉइंट प्यूपिल है जो देखने को मिलेगी। नेक्स्ट वन इज which of the following tool is helpful to assess and improve self awareness and establish a therapeutic relationship in a psychiatric setting। ये हमने बहुत पढ़ी है एग्ज़ाम में। ये मतलब लेके चलिए कि हम लोग ने साइकोलॉजी में पढ़ी थी, तो यहाँ पर इसको सीधा टिप ऑफ टंग याद कर लिया था। ये क्या है? ये जौहरी विंडो। ये सभी पढ़े हैं हमने, थेरापीटिक विंडो तो कम पढ़ी, बट जो जौहरी विंडो है सबसे ज़्यादा पढ़ी है। तो यहाँ पर जो एक टूल है जिससे आप अपनी अवेयरनेस को, यहाँ पे देखिए सेल्फ अवेयरनेस के प्रति यहाँ पे कहा गया है। सेल्फ अवेयरनेस के साथ साथ आप थेरापीटिक रिलेशनशिप भी बिल्डअप कर सकते हैं साइकेट्रिक में, मतलब हॉस्पिटल सेटिंग्स में एज अ नर्स आपको आना चाहिए। तो ये कौन सी टेक्निक होगी? वो होती है जौहरी विंडो। नाम याद रखिए, जौहरी विंडो। जौहरी विंडो का यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ क्या है? देखिए यहाँ पर जौहरी विंडो साइकोलॉजिकल टूल है और एज अ मॉडल के तौर पे यूज़ किया जाता है सेल्फ अवेयरनेस को इम्प्रूव करने के लिए और ग्रुप डायनामिक्स में भी। अब ये देखिए यहाँ पे इसके चार, एक तरीके से चार हैं जो क्वाड्रेंट्स होते हैं। एक होता है ओपन, मतलब आप अपने आप को भी जानते हैं, नोन टू सेल्फ और नोन टू अदर, इंफॉर्मेशन अबाउट यू दैट बोथ यू एंड अदर नो। मतलब ओपन सेल्फ का मतलब है आप अपने बारे में खुद भी जानते हैं और आपके बारे में दूसरे भी जानते हैं। अननो दूसरा होता है ब्लाइंड सेल्फ, मतलब आपको अपने बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन दूसरे आपके बारे में बखूबी जानते हैं। इन्फॉर्मेशन अबाउट यू दैट यू डोंट नो बट अदर्स डू। जैसे यहाँ पर इसीलिए इसको ब्लाइंड सेल्फ कहा गया, मतलब हमारी क्षमताएं हमें खुद पता नहीं, दूसरा जानता है कि आप क्या कर सकते हैं, लाइक इस टाइप से। तीसरा होता है हिडन सेल्फ। हिडन सेल्फ का मतलब होता है दूसरे को कुछ पता नहीं है, मतलब अननोन टू अदर्स। क्या है? दूसरे को पता नहीं है आपके बारे में, लेकिन आपको अपने बारे में सब कुछ पता है, इसीलिए इसको कहा जाता है हिडन सेल्फ। फिर होता है अननोन सेल्फ। अननोन सेल्फ का मतलब ना आपको अपने बारे में पता है ना दूसरे को पता है। इन्फॉर्मेशन अबाउट दैट नाइदर यू नॉर अदर्स नो। यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा फंडा है, आप इसको फिर से समझने की कोशिश कीजिए। अरे जौहरी विंडो है, क्लियर है पूरा आपको? आई होप कि विजुअलाइज हो रहा हो। ये क्या है? हमारी जौहरी विंडो है जो हमने साइकेट्रिक में पढ़ी है अपने आप को जानने के लिए, अपने आप को जानने के लिए भी और थेरापीटिक कम्युनिकेशन में हेल्प करती है। तो इसके चार क्वाड्रेंट्स होते हैं, मतलब चार हिस्से होते हैं। पहला ओपन सेल्फ, दूसरा ब्लाइंड सेल्फ, तीसरा हिडन सेल्फ, चौथा अननोन सेल्फ। अब इसके चारों तरफ भी कुछ कुछ चीज़ें होती हैं। जैसे ओपन सेल्फ की बात की जाए, ओपन सेल्फ का मतलब है आप अपने आप को अच्छे से जानते हैं और दूसरे भी आपको अच्छे से जानते हैं। दूसरा ब्लाइंड सेल्फ, मतलब आपको अपने बारे में कुछ नहीं पता, अननोन टू सेल्फ, लेकिन नोन टू अदर्स, दूसरे आपको यहाँ पे बहुत बखूबी जानते हैं। तीसरा हिडन सेल्फ बट अननोन टू अदर, आपको अपने बारे में बहुत कुछ पता है लेकिन दूसरे को आपके बारे में पता नहीं चलना चाहिए। चौथा, ना आपको अपने बारे में कुछ पता है ना दूसरे को आपके बारे में पता है, काइंड ऑफ ऐसी सिचुएशन का डेवलप होना। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, नोन टू सेल्फ बट नोन टू अदर्स, इट्स अ ओपन सेल्फ। दूसरा अननोन टू सेल्फ मतलब बट नोन टू अदर्स। तीसरा आपको अपने बारे में पता है, हिडन सेल्फ बट अननोन टू अदर। चौथा
अननोन टू सेल्फ और अननोन टू अदर। आपको अपने बारे में पता ना दूसरे को आपके बारे में पता है। नेक्स्ट वन इज एंटीडोट फॉर मेथनॉल इज। तो मेथनॉल का एंटीडोट यहाँ पे क्या होगा? बेंजोडाइजापाइंस, डाइसल्फाम, इथेनाइल अल्कोहल या फिर हेलोपेरिडोल। क्या यहाँ पे होगा? सही पॉइंट आपका, एंटीडोट फॉर मेथनॉल के लिए मेथनॉल का एंटीडोट होगा, यदि मेथनॉल ओवरडोज होता है उसके लिए, तो होगा इथाइल अल्कोहल। आपको एक चीज़ बहुत ही अच्छे से याद रखनी है, यदि यहाँ पे आपको फॉर्मिपिज़ोल आ जाए तो वो सबसे कॉमनली यूज़ किया जाता है। क्या? फॉर्मिपिज़ोल। नेक्स्ट वन, हिस्टोरिकली डिमेंशिया प्रीकॉक्स वॉज अ डिसीज फर्स्ट आइडेंटिफाइड बाय। तो डिमेंशिया जो प्रीकॉक्स है इसको सबसे पहले किसने खोजा था? फ्रूड, बैक, वाटसन या फिर क्रैपलिन। तो यहाँ पर ये चारों नाम एग्जाम में हमने वाटसन भी पढ़ा है, सिगमंड फ्रूड भी पढ़ा है, क्रैपलिन भी पढ़ा है। तो डिमेंशिया प्रीकॉक्स की जो डिस्कवरी की थी, आइडेंटिफाई किया था, वो किया था किसने? क्रैपलिन ने। किसने? क्रैपलिन ने। नेक्स्ट वन इज a psychiatric nurse should advise diet to a patient who is a factory worker during lithium therapy to avoid lithium toxicity is। तो यहाँ पर एज अ साइकेट्रिक नर्स आप एडवाइस करती हैं, यदि मरीज़ क्या है लिथियम थेरेपी पर है, मतलब वो क्या है मैनिया का मरीज़ है, लेकिन साथ ही साथ उसकी जो लाइफ स्टाइल है वो क्या है, वो फैक्ट्री में काम करने वाला है। लिथियम टॉक्सिसिटी को मैनेज करने के लिए, अवॉइड करने के लिए आप क्या करेंगे, क्या एडवाइस करेंगे? लो सोडियम डाइट लीजिए, मतलब नमक कम लीजिए, नॉर्मल सोडियम लीजिए, हाई सोडियम लीजिए, सोडियम फ्री डाइट लीजिए। तो जो भी लिथियम टॉक्सिसिटी वाले पेशेंट हैं उनमें सोडियम का लेवल क्या हो सकता है? फ्लक्चुएट हो सकता है। तो यहाँ पर इसीलिए उनको नॉर्मल सोडियम लेने की सलाह दी जाती है। पहली चीज़ कि जो भी मरीज़ लिथियम ड्रग लेते हैं, मेडिकेशन उनको दिया जाता है, कभी भी खाली पेट नहीं दी जाती, स्टमक अपसेट कर सकता है, जीआईटी ट्रैक्ट में अपसेट देखने को मिलेगा। दूसरी चीज़, बहुत ज़्यादा पानी पीने की सलाह दी जाती है, कंपेयर टू नॉर्मल के 7 से 8 ग्लास पानी पीने की सलाह दी जाती है, ताकि डिहाइड्रेशन से प्रिवेंट कर सकें और जो भी एक्सेस आपका जो भी मेटाबोलाइजेशन होता है आफ्टर दैट बाय किडनी के थ्रू फिल्टर होके बाहर हो सके। तो यहाँ पे सलाह क्या दी जाएगी? नॉर्मल सोडियम डाइट लेने की सलाह दी जाएगी। नेक्स्ट वन इज रैमसा स्केल इज़ यूज्ड फॉर द असेसमेंट ऑफ। तो रैमसा स्केल का यूज़ किसको असेस करने में किया जाता है? सेडेशन, पेन, अराउजल या फिर सभी के लिए। तो रैमसा स्केल का इस्तेमाल किया जाता है सेडेशन के लिए। किसके लिए? सेडेशन के लिए। देखिए इसकी जो लेवल ऑफ सेडेशन है 6 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है इसका। पेशेंट इज एंजियस एंड एजिटेट और रेस्टलेस और बोथ। यदि मरीज क्या है, एंजाइटी भी है, उसको एजिटेशन भी हो रहा है, रेस्टलेस भी हो रहा है, या फिर रेस्टलेस है और एंजियस है, तो यहाँ पर 1 पॉइंट देंगे हम। पेशेंट कोऑपरेट है, ओरिएंटेड है, ट्रैंक्वाइल है, तो 2 दे देंगे आप। पेशेंट रिस्पॉन्ड्स टू कमांड ओनली, जो भी आप कह रहे हैं उसको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, तो 3 दे देंगे। पेशेंट एग्जिबिट ब्रिस्क रिस्पॉन्स टू लाइट ग्लैबुलर टेप और लाउड ऑडिटरी स्टिमुलस, तब 4 देना है। यदि मरीज है जो लाउड ऑडिटरी स्टिमुलस के तरफ क्या है, बहुत ही फास्ट तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहा है, तो 5, और पेशेंट कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा है, तो 6। तो यहाँ पर जितनी ज़्यादा स्कोरिंग बढ़ती जाएगी, मरीज की हालत उतनी ही यहाँ पे क्या है, सेडेशन है। तो यहाँ पर सेडेटिव जो स्केल है, यहाँ पर इसको सेडेशन स्केल भी कह सकते हैं और ये कह सकते हैं रैमसा स्केल। नेक्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से आपके 5-6 क्वेश्चन बन जाते हैं। क्वेश्चन ये है आपका, द मेजर न्यूरोट्रांसमीटर इन्वॉल्व इन द अकेरेंस ऑफ ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। अब जो चारों न्यूरोट्रांसमीटर दिए हैं, कभी ना कभी किसी एक बीमारी में डिस्टर्ब देखने को जरूर मिलते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर एज अ केमिकल मैसेंजर का काम करते हैं, तो ओसीडी में जो न्यूरोट्रांसमीटर डिस्टर्ब होगा वो कौन सा होगा? डोपामिन, एपिनेफ्रिन, एसिटाइल कोलिन या फिर सीरोटोनिन। तो न्यूरोट्रांसमीटर डिस्टर्ब होगा ओसीडी में, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में। मतलब मरीज के, एक आपने एग्जांपल सुना होगा, मरीज के मन में हमेशा थॉट आएगा कि उसके हाथ गंदे हैं, वो जाके बार बार वॉश करेगा तो वो क्या हो जाएंगे? ऑब्सेशन मतलब दिमाग में चीज़ें आ रही हैं, कंपल्सिव एक्ट मतलब वो जाके हाथ है जो धुलेगा, या आपके मन में आएगा कि मैंने गेट लगाया नहीं लगाया, लेकिन आप लगा चुके हैं, तब उसके बाद भी आप एक बार चेक करने जाएंगे, दोबारा लगाने की कोशिश करेंगे, तो वो होगा कंपल्सन।
सॉरी, तो यहाँ पर आपका ओसीडी के लिए जो आपका न्यूरोट्रांसमीटर डिस्टर्ब होगा वो होगा सीरोटोनिन। क्या होगा? सीरोटोनिन। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए न्यूरोट्रांसमीटर, कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर किस तरीके से काम करेगा। ये देखिए आप लोग, एड्रिनेलिन। क्या है? एड्रिनेलिन, जो कि फाइट और फ्लाइट वाला है, करो या मरो टाइप वाला। नॉर एड्रिनेलिन कॉन्सेंट्रेशन के लिए है। डोपामाइन